प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, मुंबई और नोएडा में उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का किया शुभारंभ। हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी सुविधा होगी उपलब्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के कारण विश्व के कई बड़े देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर काफी कम। प्रतिदिन जांच को बढ़ाकर 10 लाख किए जाने के प्रयास जारी। नए स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने और गांव में मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर। सरकार ने पहले से प्रतिबंधित 59 ऐप्स के क्लोन और लाइट वर्जन के 47 और मोबाइल ऐप्स पर लगाए प्रतिबंध। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी तक कुल 106 मोबाइल ऐप्स पर लगा प्रतिबंध। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। 24 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्व चंपारण सबसे अधिक प्रभावित। वहीं असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आने से स्थिति में हुआ थोड़ा सुधार। 22 जिलों में 2000 से ज्यादा गांव अब भी जलमग्न। राजस्थान में राजनीतिक पारा अभी भी चरम पर। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग पर सवालों के साथ सरकार को प्रस्ताव किया वापस। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सचिन पायलट और बागी विधायकों के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति की प्रदान। भारत में कोविड-19 के 9 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। लगातार चौथे दिन 30,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। मृत्यु दर और सुधरकर 2.28%। वहीं दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख के पार। अमेरिका में 29 सितंबर को ओहायो के क्लीवलैंड में होगी राष्ट्रपति उम्मीदवारों की पहली बहस। फ्लोरिडा में होगा दूसरी बहस का आयोजन। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगा सामना। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना की दस्तक के बाद से ही सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर तेज रफ्तार से काम शुरू कर दिया था, जिसके चलते देश कई मेडिकल उपकरण में आयातक से निर्यातक बन गया है। एक प्रयोगशाला से कोरोना के खिलाफ जंग शुरू करने वाले भारत में आज 1300 से ज्यादा लैब हैं और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 आधुनिक लैब का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोरोना की टेस्टिंग क्षमता में और ज्यादा इजाफा हुआ है। पीएम ने कहा कि इस लंबी लड़ाई में अभी भी एहतियात कम नहीं करनी है। जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर आह्वान किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सतर्कता कम नहीं करनी है। सोमवार को पीएम मोदी ने उच्च क्षमता वाली कोविड-19 की 3 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही देश में प्रतिदिन 10 लाख टेस्टिंग करने की कोशिश हो रही है। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। कोरोना संकट के मुकाबले में भारत की संभली हुई स्थिति की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों के चलते ही ये मुमकिन हुआ है। फिर चाहे बात बड़े देशों के मुकाबले कम मृत्यु दर की हो या फिर भारत में बेहतर रिकवरी रेट की। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हर फैसले के पीछे एक भारतीय की जिंदगी बचाने का संकल्प है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा
N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो हमारे गांव-गांव में स्वास्थ्य तंत्र को और सक्षम बनाए। देश में अगले कुछ दिनों में कई त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उत्सव संक्रमण फैलाने का कारण न बने, इसके लिए भी सावधानी बरतना जरूरी है। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। नई हाईटेक टेस्टिंग फैसिलिटी आईसीएमआर के नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित केंद्रों पर लगाई गई है, जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इससे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में टेस्टिंग की क्षमता में खासा इजाफा होगा। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा और महामारी खत्म होने के बाद भी ये उपयोग में रहेंगे। डीडी न्यूज, दिल्ली। 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने 47 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन और लाइट वर्जन हैं। दरअसल सरकार ने ऐसे मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है जो डेटा सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे थे या सुरक्षा के नियमों पर खरे नहीं उतर रहे थे। सरकार अभी तक ऐसे कुल 106 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। दरअसल लोगों की निजता का ध्यान न रखने वाले और डेटा सुरक्षा के नियमों का पालन ना करने वाले मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने की ये कार्रवाई की गई है। संकेत है कि ऐसे और ऐप्स की पहचान भी की जा रही है जो लोगों की निजता का ध्यान नहीं रख रहे। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से 47 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है और सरकार डेटा सुरक्षा को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है और उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। क्या अहम जानकारी है, क्या और जानकारी है इस संबंध में? देखिए, जब जो 59 ऐप थे उन पर जब प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें टिकटॉक जैसे मोबाइल ऐप शामिल थे, उसके बाद अब 47 ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया। तो दरअसल ये ऐप जो 59 ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उनके लाइट वर्जन या मिलते जुलते नाम वाले ऐप हैं। जैसे टिकटॉक पर पहले प्रतिबंध लगा था, टिकटॉक लाइट या इस तरह के जो मिलते जुलते ऐप हैं, और जो 59 ऐप जिन पर प्रतिबंध लगा था उनके लाइट वर्जन है या फिर क्लोन ऐप है, उन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। दरअसल इन ऐप के बारे में ये जानकारी सामने आई थी कि जो डाटा सिक्योरिटी को लेकर जो हमारे नियम हैं और जो एक तरह से डाटा सिक्योरिटी को लेकर जो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसको लेकर कोई भी मोबाइल ऐप कंपनी उसके नियमों का उल्लंघन न करे और लोगों की जो डाटा जो जानकारी है, जो निजता से जुड़ी जो जानकारी है, उसको कहीं भी किसी तरह से शेयर ना किया जाए और उसको लेकर जो नियम है उसका उल्लंघन ना किया जाए। तो इसे लेकर एक बहुत बड़ा कदम हम जानते हैं कि पहले 59 ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और अब उसी दिशा में बढ़ते हुए 47 और ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। सूत्रों से जो मिली जानकारी है कि कुछ और ऐप को चिन्हित भी किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कुछ और ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में जो भी मोबाइल ऐप है जो काम करते हैं वो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखें कि जो लोगों की जो जानकारी है, जो अहम जानकारी है और जो डाटा सिक्योरिटी से लेकर जो देश में जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन हो। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अहम कदम हम जानते हैं कि जब 59 ऐप के बाद अब 47 उनसे मिलते जुलते और क्लोन वाले जो ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया और अब ये संकेत ये भी है और सूत्रों वाले से कहा जा रहा है कि कुछ और जो ऐप है उनकी पहचान की जा रही है, यानी भविष्य में कुछ और ऐप पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तेजेंद्र जी, शैलेंद्र, एक तरह से बिल्कुल ये साफ हो गया है कि किसी भी कंपनी को डेटा सुरक्षा को लेकर बेहद अहम ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐप्स बैन किए गए हैं और उसके बाद आपने कहा कि और भी कुछ ऐप्स के बारे में बैन हो सकता है आने वाले वक्त में, तो आने वाले वक्त में कंपनियों को बेहद अहम ध्यान रखना होगा कि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से निजता पर कोई सवाल ना आए। निश्चित तौर पर लगातार आप देखें तो डाटा सिक्योरिटी को लेकर जो चिंताएं हैं
वो सामने रखी जाती रही थी। एक समिति बनी थी और सरकार की तरफ से, आईटी मंत्रालय की तरफ से ये कहा भी गया था कि सरकार इस बात को पूरा ध्यान रखेगी आने वाले समय में कि जो मोबाइल ऐप्स, जो कंपनियां, जो मोबाइल ऐप्स हैं, वो किसी तरह से जो डाटा सिक्योरिटी से जुड़े जो नियम है उनका उल्लंघन ना करे। और जानते हैं कि उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 59 ऐसे ऐप को बैन करने की पाबंदी लगाने का एक फैसला लिया गया था और अब उनसे मिलते जुलते जो 47 क्लोन ऐप है उनको भी बैन कर दिया गया। तो दरअसल ये संकेत इस बात को लेकर स्पष्ट है कि जो भी मोबाइल ऐप कंपनियां, जो सर्विस प्रोवाइडर, जो मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियां, अगर किसी भी तरह से किसी के डाटा से जुड़ी जो जानकारी है, उससे जो जुड़े नियम है, उसमें अगर किसी भी तरह की कोई कोताही बरतती है तो वो उन्हें प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है, उन पर बैन लग सकता है। तो स्पष्ट तौर पर एक चेतावनी भी है बाकी मोबाइल ऐप देने वाली कंपनियों के लिए कि वो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि डाटा सिक्योरिटी से जुड़े नियम, लोगों की निजता से जुड़े जो नियम है, उनका कहीं से भी कोई उल्लंघन ना हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 59 मोबाइल ऐप्स पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब सरकार द्वारा 47 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। खबरों में आगे रुख करेंगे। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों की 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण सबसे अधिक प्रभावित हैं, जहां 14 ब्लॉक प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 8 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने पूर्वी चंपारण जिले के गोबरी गांव में एक गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी से निकाला। महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने गोपालगंज, दरभंगा और मोतिहारी में भोजन के पैकेट गिराने के लिए 11 उड़ानें भरी। 1,67,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 703 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 8 मौतों की अब तक पुष्टि की है। इनमें से 4 दरभंगा में और 4 पश्चिमी चंपारण में हुई हैं। पानी के तेज बहाव के कारण टूटे 3 तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चलने वाली रेलगाड़ियों को एक रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो बिहार में 24 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इस पर और अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, बिहार में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है और वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। क्या इस वक्त ताज़ा स्थिति है और मौसम विभाग ने किस तरह की चेतावनी दी है, क्या कहना है उनका बारिश को लेकर? देखिए, कोसी और गंडक, ये दोनों बैराज से जो डिस्चार्ज है पानी का तेजिंदर, वो बहुत कम हो गया है। 5 लाख की पीक पर पहुंच गया था गंडक बैराज का डिस्चार्ज, जो अब घट के 2,18,000 हो गया है। साथ ही साथ कोसी बैराज जो है वो 1,76,000 उसका क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। अभी तो स्थिति ठीक है, लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए ये कहा है कि जो नेपाल में जो नारायणी नदी, जिसका पानी दूसरी नदियों में आता है, गंडक में, बागमती में, वहाँ के जो नेपाल के जो कैचमेंट एरियाज हैं, वहाँ पर बारिश आज हेवी टू वेरी हेवी कहा है, यानी अधिक और बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ जो बिहार के जो कैचमेंट एरियाज हैं नदियों के, वहाँ भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल सूरत हाल ये है कि बागमती और जो महानंदा है या इन सब की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वहां पर थोड़ी सी आशंका ये बनी हुई है कि आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ेगा। अभी नदियों का जलस्तर या तो स्थिर है या
यानी बागमती और इनको छोड़ करके महानंदा को गंगा नदी खतरे के निशान के निकट पहुंची हुई है। भागलपुर के कहलगांव में और पटना में भी अगर ले लें तो ये स्थिति है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो तटबंध हैं हमारे, ये कई जगह से टूटे हैं। हालांकि उनकी मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन पानी इनको पार करके गांवों में फैल रहा है। इस वजह से भी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। तो अभी हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति सुधर गई है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नदियों की वजह से आया है, लेकिन जो अगर आबादी के लिहाज से देखें तो कहीं 13 लाख आबादी परसों थी, तो आज 24 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है और 2.25 लाख लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। इनमें से काफी लोग जो है राहत शिविरों में रह रहे हैं। 14,000 के करीब राहत शिविरों में हैं, जबकि सलमान, राहत शिविरों में आपने कहा 14,000 के करीब लोग रह रहे हैं। ऐसे में कोरोना का ये समय है और कोरोना के केसेस भी जिस तरह से हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर चुनौती दोगुनी हो जाती है सरकार के लिए या फिर उन रेस्क्यू टीम्स के लिए। तो किस तरह से ये लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ज्यादातर तो जो रेस्क्यू टीम हमारी है वो पूरी सुरक्षा के साथ जा रही है। पीपीई किट लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास एडिशनल स्टॉक भी रहता है मास्क का, सैनिटाइजर्स का, साबुन है और ये गमछे वगैरह हैं। ये बांट भी रहे हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच। और जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको तो ये सख्त निर्देश है कि वो एसओपी का पालन करेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके अनुसार ही पालन करेंगे जी। ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं जाहिर है कि जब भीड़ आती है और मुसीबत में आती है तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाता है। फिर भी राज्य सरकार की ये कोशिश है कि वो इन नॉर्म्स को का पालन कराए। और कोरोना के मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी सलमान, शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में हल्का सुधार ज़रूर हुआ है बाढ़ की स्थिति में, लेकिन अभी भी स्थिति मुश्किल है। नदियों में जलस्तर कम हुआ है, लेकिन बारिश की संभावना अभी भी मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है, बारिश वहां पर हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावितों की संख्या 24 लाख से घटकर 22,33,920 से नीचे आ गई है। हालांकि गोलाघाट जिले में बाढ़ से एक और मौत होने से प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। राज्य के 22 जिलों में 64 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 2026 गांवों की 1,09,236 हेक्टेयर से अधिक फसल पानी में डूब गई है। हालांकि 7 जिलों में नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। राज्य में गोलपारा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4,62,084 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं इसके बाद बारपेटा और मोरीगांव जिले हैं। राज्य भर में 259 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें 45,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। और असम में बाढ़ की स्थिति पर और बात करने के लिए गुवाहाटी से मृदु स्मिता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृदु, क्या हाल है इस वक्त असम में बाढ़ को लेकर? हम देख रहे हैं कि हालात थोड़े से सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जी, पिछले कुछ दिनों में हालांकि थोड़ी बहुत सुधार हुई है, लेकिन जो ये फ्लड है ये अभी रीसेंट नहीं है। ये ऑलरेडी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं जो फ्लड का सिचुएशन है ये आसाम का। तो क्योंकि बारिश इस बार काफी ज्यादा है इस मॉनसून में, इनफैक्ट बोला जा रहा है कि 14 सालों में ऐसी बारिश हुई है इतनी ज्यादा परिमाण में, और इसके चलते जो बाढ़ की स्थिति है वो काफी गंभीर होती जा रही है। लेकिन हालांकि पिछले 24 घंटों में जो थोड़ी बहुत सुधार दिख रही है, इसके चलते क्योंकि जो नदियों के पानी है उसमें थोड़ा बहुत कम हो रहा है, और स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी पानी अभी कम हो रहा है। उसका जो डेंजर लेवल मार्क से वो नीचे बह रहा है। हालांकि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे जिया भौराली हो या कोपिली नदी हो, जो बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट लोअर असम से बहता है, तो उन नदियों में अभी भी जो जल का स्तर है वो अभी भी बढ़ा हुआ ही है। और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटों में करीब 100 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, रेस्क्यू किया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने। और क्योंकि थोड़ी बहुत जो सुधार हुई है इसके चलते
जो थोड़ी बहुत रिलीफ कैंप थे वो कम घटे हैं पहले से, और यहाँ के जो शिविर में लोग रह रहे थे वो भी अपने घरों में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में जो है कि प्रॉब्लम ये भी है कि हाइजीन मेंटेन करना उन जगहों में, और कोरोना का सिचुएशन है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और इनफैक्ट कल और एक रिपोर्ट निकली है कि कोरोना वायरस के अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस, मलेरिया के केसेस भी काफी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति है यहाँ की वो काफी गंभीरजनक है। जी मृदुस्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे रुख करेंगे। भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में 29 से 31 जुलाई के बीच बारिश संबंधी गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मानसून का गर्त हिमालय की तलहटी के नजदीक स्थित है। 29 जुलाई से इसके दक्षिण की ओर बढ़ने की उम्मीद है। 29 और 30 जुलाई को अरब सागर से आने वाली तेज दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम हवाएं उत्तर पश्चिम भारत पर मिलेंगी। इसलिए उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में 28 जुलाई को मानसून की बारिश हल्की या धीमी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत और साथ लगते मध्य प्रदेश में 29 से 31 जुलाई को तेज बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों जिसमें प्रमुखतः अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 28 से 30 जुलाई तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 29 से 31 जुलाई तक व्यापक वर्षा की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में लाहौर के नौलखा बाजार में भाई तारू सिंह जी की शहादत की जगह गुरुद्वारा शहीदी स्थान को मस्जिद में परिवर्तित करने की घटना को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्जिद शाहिदगंज के स्थान पर प्रयासों का दावा इसे मस्जिद में बदलने के लिए बनाया जा रहा है। गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां भाई तारू जी ने 1745 में सर्वोच्च बलिदान दिया था। गुरुद्वारा एक श्रद्धा का स्थान है और सिख समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। भारत ने इस घटना पर कड़े शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लिए न्याय की मांग की और पाकिस्तान से इस मामले की जांच करने और तत्काल सुधारात्मक उपाय करने को कहा है। राजस्थान के राजनीतिक संकट पर अभी भी संशय बरकरार है। वहां की सियासी लड़ाई के कई मोर्चे खुल गए हैं और ये लड़ाई राजभवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक लड़ी जा रही है, लेकिन कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना जरूरी है। इसके साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र नहीं बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक मदन दिलावर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ विलय के खिलाफ दायर उनकी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई फैसला नहीं लेने पर सवाल उठाया गया था। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दी जिसमें उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित करने के लिए कहा गया था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को नया आदेश दिया और वो कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान की 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कोविड-19 के मद्देनजर ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मध्य प्रदेश में ये पहली बार होगा जब कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से पीड़ित होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और मंत्रिमंडल के सदस्य अपने घर से शामिल होंगे। कोविड-19 के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी राज्य में इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक केरल में हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य भगवान राम लल्ला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री इस सिलसिले में जिले में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस क्रम में कई बैठकें आज प्रस्तावित हैं। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर राम भक्तों से सोने और चांदी की ईंटें नहीं भेजने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फिलहाल राम भक्त पैसे भेज सकते हैं जिसकी जरूरत है, लेकिन सोने या चांदी की ईंट ना भेजें। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में स्थिति अब सामान्य की ओर बढ़ रही है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है और ये 63.92% हो गया है। कोविड-19 से 9,17,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और देश में अब सिर्फ 4,85,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के कारण बेहाल है और संक्रमण के मामले हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,66,27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई मरने वालों की संख्या 6,55,000 को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,02,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस महामारी के कारण अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि WHO अब तक के सबसे खराब वैश्विक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा देशों को अपनी सीमाओं के अंदर कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि मास्क पहनने से लेकर भीड़ भाड़ से बचने तक ऐसे एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करके दुनिया इस महामारी को मात दे सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जहां कहीं भी इन एहतियाती उपायों का पालन किया गया है, कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं और जहां कहीं इनका पालन नहीं किया गया, वहां संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अमेरिका में 29 सितंबर को ओहायो के क्लीवलैंड में राष्ट्रपति उम्मीदवारों की पहली बहस होगी। फ्लोरिडा में दूसरी बहस का आयोजन होगा। गौरतलब है कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सामना होगा। ट्रंप और बिडेन के बीच दूसरी बहस 15 अक्टूबर को मायामी, फ्लोरिडा में एड्रियन अर्श सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी, जबकि तीसरी 22 अक्टूबर को नैशविले, टेनेसी के बेलमोंट विश्वविद्यालय में होगी। 7 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनके डेमोक्रेटिक चैलेंजर के बीच सॉल्ट लेक सिटी में यूटा विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति की बहस होगी। हर बहस 90 मिनट की होगी, जिसका सीधा प्रसारण व्हाइट हाउस का पूल नेटवर्क करेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। PV Sindhu, India's